हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यू नो, ये जो हमारी सीरीज है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, इसमें हम एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर विद कॉन्सेप्ट विद ईच एंड एवरी लाइन डिटेल में समझ रहे हैं। इसमें हमने अभी तक सेल यूनिट आपकी कंप्लीट कर ली है, डाइवर्सिटी कंप्लीट कर लिया है एंड 11th एनसीईआरटी की सेकेंड यूनिट में हम मॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं। मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब है बच्चों? मॉर्फोलॉजी का मतलब हमने पढ़ा था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कि आपको कोई भी प्लांट को अगर आप बाहर से देख रहे हैं तो आपको उसमें क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिसमें आपने रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स, इन सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा। नाउ इन दिस चैप्टर एनाटॉमी, एनाटॉमी वर्ड का मतलब होता है सिंपली इंटरनल स्ट्रक्चर, कि किसी भी नॉट ओनली प्लांट्स, अगर हम एनिमल्स की भी बात करें, ह्यूमंस की भी बात करें, तो इंटरनली बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन्स किन टिश्यूज से बने हैं। तो बेसिकली इंटरनल ऑर्गन्स या टिश्यूज, किसी की भी स्टडी को आप कह सकते हैं एनाटॉमी। अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊं तो जो हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी वर्ड का मतलब होता है हिस्टो मीन्स टिश्यू, टिश्यूज की स्टडी को कहते हैं हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी इज एक्चुअली द माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, कि भाई अगर हम सिंपली किसी प्लांट का या किसी, चलो ह्यूमन से समझाती हूँ, ह्यूमन का हमने सेक्शन लिया या बॉडी के अंदर खोल के देखा तो हमको उसमें अलग अलग ऑर्गन्स दिख रहे हैं, तो वो तो सिंपली एनाटॉमी हो गया। अब हर ऑर्गन के का सेक्शन लेकर हम माइक्रोस्कोप से स्टडी करें कि कौन सी एपिथेलियल लेयर है, मस्कुलर लेयर है या कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, तो दैट इज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है, या उसको आप हिस्टोलॉजी भी कह देते हो। तो कहने का मतलब है एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट्स की, यानी कि एंजियोस्पर्म्स की, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, तो प्लांट्स में मेनली क्या होता है भाई, इंटरनली प्लांट्स में हमारी तरह कोई ऑर्गन्स तो है नहीं कि लिवर है, स्टमक है या इंटेस्टाइन्स हैं। प्लांट के जो ऑर्गन्स हैं वो तो आपको बाहर से ही दिख रहे हैं, स्टेम है, रूट है, लीफ है। आपको इनके टिश्यूज के बारे में पढ़ना है कि प्लांट में ये जो ऑर्गन्स हैं ये कौन कौन से टिश्यूज के बने हैं। आपको पता है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि प्लांट्स में दो तरह के मेन टिश्यूज होते हैं। एक तो डिवाइडिंग टिश्यू होता है जिसको आप मेरिस्टम कहते हो, और एक परमानेंट टिश्यू होता है जिसमें कि सेल्स अब डिवाइड नहीं कर सकती हैं। तो इस चैप्टर में आपको दोनों तरह के टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। देन इन टिश्यूज का प्लांट में किस तरह अरेंजमेंट है टिश्यू सिस्टम में, वो पढ़ना है। देन पर्टिकुलर हर अलग अलग पार्ट की, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ, है ना, ये छयों की स्पेशली एनाटॉमी पढ़नी है। और लास्ट में एक टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ। इसमें भी अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें से ये दोनों टॉपिक्स बच्चों डिलीट कर दिए गए हैं। ये दोनों टॉपिक्स डिलीटेड हैं न्यू एनसीईआरटी में, है ही नहीं, ठीक है। तो अगेन एनटीए का वेट तो हमें करना पड़ेगा, बट ये जो टॉपिक है ना बच्चों, द टिश्यूज, मुझे लगता है कि इस टॉपिक की बेसिक नॉलेज हर बच्चे को होनी चाहिए, क्योंकि ये प्लांट फिजियोलॉजी को समझने के लिए या इन चीज़ों को समझने के लिए भी ज़रूरी है। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। रही बात सेकेंडरी ग्रोथ की, ये थोड़ा सा एक अलग हटके टॉपिक है। अगर एनटीए इसको डिलीट कर देता है तो आप इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करिएगा, बट हम अभी छोड़ेंगे नहीं इसको। मैं आपको समझा तो दूंगी, बट आपको इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर कोर्स में होगा तो ही इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम लगाना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इस चैप्टर के बेसिक इंट्रो पर आते हैं। क्या बताया है इसमें देखते हैं। यू कैन वेरी इजीली सी द स्ट्रक्चरल, अच्छा एक चीज़ और, इससे पहले एक चीज़ और, आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है बट आप लिख लो, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, पहले काफ़ी पूछा जाता था ये क्वेश्चन, ठीक है, तो हो सकता है रिपीट हो जाए। और साइंटिस्ट का नाम है एन ग्रू, ठीक है। तो फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी में एन ग्रू का नाम आपको ध्यान रखना है। क्लियर? Now, you can very easily see the structural similarities and variations in the external morphology of the larger organism. Clearly हमको कुछ बातें सेम दिखती हैं, कुछ बातें अलग दिखती हैं, चाहे वो प्लांट्स की बात करें चाहे एनिमल्स की बात करें। कब? जब हम उनको एक्सटर्नली देखते हैं। Similarly, if we were to study the internal structure, one also finds several similarities as well as differences, जो आपको डायरेक्टली नहीं दिख रहे, आपको उसके लिए ऑर्गेनिज्म को इंटरनली स्टडी करना होगा। This chapter introduce you to the internal structure and functional organization of higher plants, जो कि आपको पता है कौन से हैं, एंजियोस्पर्म्स। ओके, सो व्हाट इज एनाटॉमी? हाईलाइट कर दो इसकी डेफिनेशन। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी, ठीक है। आगे क्या लिखा है भाई? प्लांट्स हैव सेल्स, वी ऑल नो, एज द बेसिक यूनिट, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की यूनिट है। सेल्स ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन्स बनाते हैं।
प्लांट में ऑर्गन लेवल होता है, ऑर्गन सिस्टम जैसा तो है नहीं प्लांट में कि हमारी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है या सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओके, डिफरेंट ऑर्गन्स इन अ प्लांट शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि रूट का सेक्शन लोगे स्टेम का लोगे तो दोनों एक जैसे दिखेंगे। रूट की एनाटॉमी अपनी अलग है, स्टेम की अलग है, लीफ की अलग है। ओके, इवन उसमें भी अगर आप एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो यू नो एंजियोस्पर्म में 2 क्लासेस आती हैं, डाइकोटिलेडोनी, मोनोकोटिलेडोनी। हमेशा ध्यान रखना, पहले डाइकोट लिखते हैं बाद में मोनोकोट लिखते हैं क्लासिफिकेशन में। क्यों? क्योंकि डाइकोट से ज़्यादा एडवांस माना गया है मोनोकोट को। इस चैप्टर में कई जगह ये बात प्रूफ भी होगी कि क्यों मोनोकोट्स को डाइकोट से ज़्यादा इवॉल्व माना जाता है। उनमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें ये बताती हैं कि मोनोकोट बाद में इवॉल्व हुए होंगे डाइकोट से। ठीक है, आर ऑल्सो सीन टू बी एनाटॉमिकली डिफरेंट। दोनों की एनाटॉमी में फ़र्क है, हमें देखने हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं। और लास्ट में ये जो लाइन लिखी है बच्चों, इसको हाईलाइट करना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो शो अडेप्टेशंस टू डाइवर्स इन्वायरमेंट। अगर आपको ध्यान हो तो ऐसी ही एक लाइन मॉर्फोलॉजी में भी आई थी। मॉर्फोलॉजी में भी हमने पढ़ा था कि एंजियोस्पर्म्स में हमको जो इतनी सारी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स दिखते हैं वो कहीं ना कहीं उनके अडेप्टेशन से भी जुड़े हुए हैं। तो ध्यान रखना, अडेप्टेशंस का असर ना सिर्फ मॉर्फोलॉजी पर आता है बल्कि एनाटॉमी पे भी आता है। एनाटॉमी में भी कई सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं इंटरनली जो प्लांट को उसके उस हैबिटेट के लिए अडेप्ट बना रही हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये इसका बेसिक सा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया। अब आते हैं हम पहले टॉपिक पर, दैट इज द टिश्यूज। टिश्यू की डेफिनेशन छोटे क्लासेस से पढ़ते आए हो। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। ठीक है, यानी 3 मेन बातें हैं यहाँ पर डेफिनेशन में। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल जिनका ओरिजिन कॉमन होगा एंड फंक्शन भी वो कॉमन करेंगे। बट यहाँ पर ये यूजुअली वर्ड क्यों आ गया? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टिश्यूज में जो सेल्स हैं, मतलब जैसे अब जब आप जाइलम टिश्यू पढ़ोगे तो वहाँ पे पढ़ोगे कि जाइलम में जो 4 अलग अलग तरह की सेल्स हैं, ऑल ओवर तो उनका फंक्शन वाटर ट्रांसपोर्ट करवाना ही है, बट इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा वो फंक्शनली डिफर करती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने लगा दिया यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। ठीक है, नाउ अ प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। कौन से 2 टिश्यूज हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। बेस्ड ऑन किसके बेसिस पर? वेदर द सेल्स बीइंग फॉर्म्ड आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट। जैसे जैसे नई सेल्स बनती जा रही हैं तो वो दोबारा डिवाइड करेंगी या डिवीजन से बाहर निकलकर मैच्योर हो जाएंगी। ठीक है ना, आपको पता है सेल डिवीजन की बेसिक नॉलेज आपको है। हमने पढ़ा था कि अगर किसी सेल को डिवाइड करते रहना है तो वो सेल साइकिल की G1, S, G2, M इन 4 फेज में घूमती रहेगी, और अगर उसको एग्जिट करना है तो G1 से निकलकर कहाँ चली जाएगी? G0 फेज में, और वहां पर वो क्वाइसेंट स्टेज में चली जाएगी, यानी अब वो डिवाइड नहीं करेगी, मेटाबॉलिकली वो सारे काम करेगी। तो बिल्कुल वैसे ही समझ लो कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स तो किस में घूमती रहती हैं? G1, S, G2, M इन फेजेस में घूमती रहती हैं, जबकि परमानेंट सेल्स वो हैं जो G0 स्टेज में चली गई हैं। और आपको ध्यान होगा हमने पढ़ा था कि अगर कोई सेल G0 स्टेज में चली जाती है तो उसके पास ऑप्शन होता है, अगर ज़रूरत पड़े तो वो फिर से G1 में आकर सेल साइकिल कंटिन्यू कर सकती है। तो इस चैप्टर में हम ऐसा पढ़ेंगे कई जगह जहाँ पर परमानेंट टिश्यू दोबारा से मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक बता देती हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट बेसिक है कि जब भी कोई मेरिस्टेमेटिक सेल परमानेंट सेल में बदलती है, वही सीधी सी बात है, बहुत शुरू में तो सारी सेल डिवाइडिंग ही होगी ना। जैसे ह्यूमन में जब एम्ब्रियो बनना शुरू करता है तो एम्ब्रियो की सारी सेल डिवाइड कर रही होती हैं, फिर जब एक सफिशिएंट मास ऑफ सेल्स बन जाता है तब वो डिफरेंशिएट होने लगती है ना, कोई आई बनाएगी, कोई नर्वस सिस्टम बनाएगी, कोई कुछ बनाएगी। ओके, तो वैसे ही जब प्लांट में सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो डिवाइड करना शुरू करता है तब तो सारी सेल मेरिस्टम है, फिर उन मेरिस्टम में अब जो नई बन रही हैं उनमें से कुछ तो डिवाइड करती रहेंगी और कुछ किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? परमानेंट टिश्यू में। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? डिफरेंशिएशन। जब भी मैं इस चैप्टर में बोलूं कि सेल मैच्योर हो गई है, सेल डिफरेंशिएट हो गई है, तो इसका मतलब डिवाइडिंग से नॉन डिवाइडिंग में आ गई है। मेरिस्टम का मतलब डिवाइडिंग, परमानेंट का मतलब नॉन डिवाइडिंग। ठीक है, क्लियर है क्या बात? और ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई सेल एक बार परमानेंट में चली गई तो वो फिर मेरिस्टम नहीं हो सकती। बिल्कुल प्लांट के पास ये ऑप्शन है कि उसकी परमानेंट सेल दोबारा से मेरिस्टेमेटिक हो सकती है। ठीक है, और अगर परमानेंट दोबारा मेरिस्टम में कन्वर्ट हुई है तो इसको कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। ओके,
और जब परमानेंट, जैसे मान लो प्लांट को कहीं भी इंजरी हो गई, कोई वुंड हो गया, कोई इंजरी हो गई, कट लग गया, जैसे हमारे स्किन पे कट लग जाता है तो हमारी स्किन उसको हील कर लेती है ना, वैसे ही प्लांट में जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। तो अगर उसमें कहीं इंजरी हो गई है, कोई कट लग गया है, तो वैसे तो एपिडर्मिस बना है परमानेंट टिश्यू का, बट उसको हील करने के लिए परमानेंट टिश्यू किस में बदल जाएगा, मेरिस्टम में। मेरिस्टम डिवाइड करके न्यू सेल्स बनाएगा, जैसे ही वो जगह भर जाएगी तो वापस से वो डिवाइडिंग सेल किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वापस से वो कन्वर्ट हो जाएंगी परमानेंट में। और अगर दोबारा हुआ है ना ये प्रोसेस, फर्स्ट टाइम हुआ है तब तो डिफरेंशिएशन, अगर सेकेंड टाइम ये प्रोसेस रिपीट हुआ है डी डिफरेंशिएशन के बाद, तो इन दोनों को अलग करने के लिए इसको नाम देते हैं रीडिफरेंशिएशन। समझ गए बात? तो ये तीनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आती है, एक प्लांट फिजियो में एक चैप्टर आता है प्लांट ग्रोथ एंड हॉर्मोन्स, वहां पर भी आती है, क्वेश्चंस भी आते हैं नीट में, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप अपनी एनसीईआरटी में इस तरह से लिख कर रख लेंगे। बढ़े आगे, चलिए। हाँ, यहाँ पर मैंने क्या किया है, जितने भी टिश्यूज आप इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं ना, उनको एक चार्ट में कन्वर्ट कर लिया है। अगर हम एक बार ओवरऑल समझें कि यार प्लांट में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, तो सिंपली मेरिस्टम और परमानेंट कौन कौन से हैं देखना। मेरिस्टमेटिक टिश्यू में दो तरह का मेरिस्टम होता है, काम तो दोनों का डिवाइड करना है, लेकिन ये दो तरह का क्यों है, क्योंकि जब प्लांट बिल्कुल छोटा सा है, अभी सीड्स, अभी एम्ब्रियो से बनना शुरू किया है, तो आपको पता है, आपने देखा होगा प्लांट्स पहले अपनी लेंथ बढ़ाते हैं, ब्रांचिंग वगैरह होती है, लीव्स आती हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि एकदम से वुडी हो जाता है प्लांट, एकदम से उसका स्टेम मोटा हो जाता है। कभी देखा है कोई नन्हा सा पौधा हो जो एकदम वुडी स्टेम रखता हो, मोटा सा हो? नेवर। अगर आप कभी वुडी ग्रोथ देखते हो कि स्टेम मोटा हो गया है, रूट्स मोटी हो गई हैं, तो वो सब बहुत सालों बाद होता है, तो उसको तो कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। किसको? जब प्लांट अपनी विड्थ बढ़ाता है, अपने पार्ट्स की विड्थ बढ़ाता है, इंक्रीज इन विड्थ या इंक्रीज इन गर्थ, तो उसको तो क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। और अगर जब प्लांट अपनी लेंथ बढ़ा रहा होता है, अपनी ब्रांचिंग कर रहा होता है, नए फ्लावर्स फ्रूट्स वगैरह आ रहे होते हैं, तब उसको कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ जिस मेरिस्टम से होगी वो तो हो गया प्राइमरी मेरिस्टम, और सेकेंडरी ग्रोथ जिस मेरिस्टम से होगी वो हो गया सेकेंडरी मेरिस्टम, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टम आपको किसी भी प्लांट में कहाँ मिलेगा पता है? उसके टिप्स पर मिलेगा, चाहे वो शूट का टिप हो, किसी भी ब्रांच का टिप हो, या वो रूट का टिप हो। हमेशा टिप्स पर जो मेरिस्टम, जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, उनको बोलते हैं अपाइकल मेरिस्टम, ठीक है। इस अपाइकल मेरिस्टम में अगर रूट के टिप पर है तो रूट अपाइकल मेरिस्टम, शूट के टिप पर है तो शूट अपाइकल मेरिस्टम, ओके। लीफ के टिप पर भी मेरिस्टम होगा क्या? नहीं, लीफ तो स्टेम की नोड से ही बनती है, ठीक है। एंड ये क्या है भाई? इंटर कैलरी मेरिस्टम, इस पे नीट में क्वेश्चन आया था। इंटर कैलरी मेरिस्टम जनरली आप लोग नहीं याद रख पाते हो, इसलिए मैंने एक डायग्राम लगाया। ये ना शायद आपकी 9th की एनसीईआरटी में था ये डायग्राम। तो इस डायग्राम में देखो कितने अच्छे से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके 1, 2, 3 प्राइमरी के 2 और 1 सेकेंडरी, ये तीनों टाइप्स दिखाए हैं कहाँ कहाँ होते हैं। अगर हम इसको शूट मान रहे हैं तो शूट के टिप पर है अपाइकल मेरिस्टम, ठीक है। आपको पता है, आपने देखा है कभी कि कोई भी प्लांट में जो स्टेम होता है उससे जितनी भी ब्रांच निकलती है, उन ब्रांचेज में बीच बीच में ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टेम पर भी होते हैं। जैसे मान लो बैम्बू का स्टेम है, शुगर केन का स्टेम है, तो ये देखें आपने स्ट्रक्चर्स, इनको आप कहते हो नोड्स, पढ़ चुके हैं हम मॉर्फोलॉजी में, क्या कहते हैं इनको हम? नोड्स, है ना। तो ये जो नोड्स वाला रीजन है जहाँ से ब्रांचिंग वगैरह होती है, इसमें जो मेरिस्टम होता है दैट इज इंटर कैलरी मेरिस्टम, बीच बीच में इंटर कैलरी मेरिस्टम, ठीक है। ये दोनों ही मेरिस्टम प्लांट की क्या करवाते हैं? प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं, इंक्रीज इन लेंथ, ओके। तो फिर इंक्रीज इन विड्थ करवाने के लिए जो मेरिस्टम है वो कहाँ होता है? वो होता है बच्चों प्लांट में इंटरनली, बाहर से नहीं दिखेगा आपको वो। आप किसी प्लांट का जब सेक्शन लोगे, टीएस लोगे, तो टीएस में अंदर की तरफ आपको एक लेयर दिखेगी, उसको कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम या लेटरल मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम का नाम क्या है? पोजीशन के बेस पर, ये सारे पोजीशन के बेस पर नाम है। अपाइकल मेरिस्टम शूट टिप पे हो गया, रूट टिप पे होगा। इंटर कैलरी मेरिस्टम बीच बीच में हो गया। और लेटरल मेरिस्टम का मतलब ऐसे नहीं कि अगर इंटर कैलरी मेरिस्टम का मतलब ये नहीं है कि अगर ये प्लांट है तो यहाँ लेटरल सरफेस पर होगा, अंदर जब हम सेक्शन लेंगे तो अंदर लेटरल सरफेस पर होगा, क्लियर।
तो दैट इज कॉल्ड लेटरल मेरिस्टम। समझ में आ गया। और लेटरल मेरिस्टम को क्या कहेंगे हम? सेकेंडरी मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम इज ऑल्सो, मतलब लेटरल मेरिस्टम एक तरह से किसका टाइप है? सेकेंडरी में एक ही आता है। प्लस ये भी याद रखना, लेटरल मेरिस्टम को कॉमनली कैम्बियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कैम्बियम के नाम से। ठीक है, तो इस चार्ट में मैंने सारी बातें लिख दी है। अपाइकल मेरिस्टम इंटरकैलरी हो गया। लेटरल मेरिस्टम का एक नाम और लिख लो, कैम्बियम। और एक बात यहाँ पे, एक और बात लिख लेते हैं, यहीं पर सीख लेते हैं हम। जितना मैं कोशिश करूँ इस चार्ट में आपको चीज़ें समझा दूँ, क्योंकि जो बच्चे न्यू एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं उनके पास ये होगा नहीं ना टॉपिक एनसीईआरटी में द टिश्यूज, तो एटलीस्ट आप चार्ट भी बना के रख लोगे ना, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो सेकेंडरी मेरिस्टम में जो कैम्बियम है और प्राइमरी मेरिस्टम में जो ये दोनों हैं, तो हमेशा ध्यान रखना प्राइमरी मेरिस्टम तो सभी एंजियोस्पर्म्स के पास है, चाहे वो मोनोकॉट्स हों चाहे वो डाइकॉट्स हों, क्योंकि लेंथ तो सभी को बढ़ानी है ना। लेकिन जो सेकेंडरी मेरिस्टम है इट इज प्रेजेंट ओनली इन डाइकॉट्स। ये बच्चों डू रिमेंबर सिर्फ डाइकॉट्स में होता है, मोनोकॉट्स में सेकेंडरी मेरिस्टम नहीं होता। यानी मोनोकॉट में अगर मैं सेक्शन लूंगी तो अंदर कोई लेटरल मेरिस्टम मुझे नहीं मिलेगा। दैट्स वाई मोनोकॉट्स सेकेंडरी ग्रोथ करते ही नहीं हैं। आप कोई भी मोनोकॉट देख लो, अब तो पहचानते हो ना तुम मोनोकॉट्स को, सीरियल्स देख लो, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा। होता है कोई ऐसा प्लांट जो बहुत सालों तक जिंदा हो और वुडी स्टेम बनाए? उनकी तो फसल ही कितनी सी होती है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, खत्म हो जाता है प्लांट। मोनोकॉट्स में कुछ होते हैं जो पेरिनियल, जैसे बैम्बू प्लांट है, कई सालों तक जिंदा रहता है, बट बैम्बू प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ कभी नहीं होती। ऐसे जैसे पीपल और बरगद का ट्री होता है ना एकदम वुडी, वैसा नहीं होगा कभी भी बैम्बू का। ठीक है, तो मोनोकॉट्स में आपको कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलेगी, जबकि प्राइमरी ग्रोथ तो बेसिक ग्रोथ है। अगर कोई प्लांट प्राइमरी ग्रोथ ही नहीं करेगा तो फिर ग्रो कैसे करेगा? तो हमेशा ध्यान रखो प्राइमरी मेरिस्टम में आता है अपाइकल और इंटरकैलरी, जो कि दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? प्राइमरी ग्रोथ के लिए, तो सभी के पास होंगे। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है लेटरल मेरिस्टम, जिसको आप कैम्बियम भी कहते हो, वो सिर्फ किस में होगा? डाइकॉट्स में। क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ कौन करता है? आप अपने आसपास जितने भी प्लांट्स देखते हो ना, ये कितने कोई भी देख लो आप, पीपल, बरगद, मैंगो ट्री, इन सब में वुडी ग्रोथ क्यों दिखती है? क्योंकि इन सब के पास लेटरल मेरिस्टम यानी कैम्बियम है। ठीक है, ये तो हो गया प्लांट का मेरिस्टम टिश्यू। कहाँ कहाँ है? बहुत लिमिटेड जगह है प्लांट में, देखो मेरिस्टम टिश्यू कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस पर है। अब बाकी जो बचाना प्लांट पूरा, स्टेम में नोड के अलावा ये जो इंटर नोड वाला रीजन है, रूट्स में टिप के अलावा जो जोन ऑफ इलोंगेशन है, जोन ऑफ मैचुरेशन है, या मान लो प्लांट ने लीफ बनाई, फ्लावर बनाया, ये सब किसके बने हैं? ये बने हैं परमानेंट टिश्यू के, जहाँ पर सेल्स डिवाइड नहीं करेंगी। अब इस परमानेंट टिश्यू को डिवाइड कर दिया दो में, एक तो सिंपल परमानेंट, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट। क्या मतलब है? अगर मान लो ये एक सिंपल परमानेंट टिश्यू का सेक्शन लिया मैंने, तो मुझे सारी सेल्स एक जैसी दिखेंगी। ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया है सिंपल। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स का आप सेक्शन लोगे तो कुछ सेल्स ऐसी पॉइंटेड हैं, कुछ ऐसी सिलेंड्रिकल हैं, अलग अलग तरह की सेल्स दिखेंगी एक ही टिश्यू में। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब सिंपल में आपने सबने फील किया होगा प्लांट्स में कि भाई आप छू के देखते हो प्लांट्स को, तो कुछ पार्ट्स तो प्लांट के एकदम सॉफ्ट होते हैं, कुछ थोड़े इलास्टिक होते हैं। जैसे आप कई बार प्लांट की ब्रांच खींचते हो, जैसे ही छोड़ते हो वो रिबाउंड करके अपनी जगह पर चली जाती है ड्यू टू द इलास्टिक टिश्यू। और कुछ पार्ट्स ऐसे फील किए हैं जो प्लांट में बहुत हार्ड होते हैं, जैसे पेयर खाइए नाशपाती, तो उसमें ग्रिटीनेस आती है सीड्स की, है ना। या आप वॉलनट देखो, अखरोट की जो कवरिंग है वो कितनी हार्ड होती है। तो ये जो हार्ड टिश्यू है वो क्यों है, सॉफ्ट क्यों है और इलास्टिक क्यों है? क्योंकि सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं। जहाँ पर सेल वॉल बिल्कुल सेल्यूलोज की बनी हुई है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, वो होगा सॉफ्ट टिश्यू, दैट इज पेरेन्काइमा। ठीक है, जहाँ पर पैक्टिन का एडिशनल डिपोजिशन आ जाएगा, अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, वो होगा इलास्टिक टिश्यू यानी कॉलनकाइमा। और जहाँ पर हार्डनेस मिल रही है आपको, ठीक है, वो होता है ड्यू टू लिग्निन, वो होगा स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू प्लांट में हर जगह है, मोस्ट ऑफ द जगह तो पेरेन्काइमा है, ज़्यादातर पार्ट सॉफ्ट होते हैं, पूरी लीफ सॉफ्ट है, फ्लावर सॉफ्ट है, ये सब किसका बना है? पेरेन्काइमा का। जहाँ जहाँ तुम्हें इलास्टिसिटी मिल रही है, जैसे मैंने बताया ब्रांचेज में मिलती है, लीफ के पिटियोल में देखा है कैसे हिलता रहता है इलास्टिक उसकी तरह, तो वहाँ पर कॉलनकाइमा है। और हार्डनेस जहाँ मिल रही है वहाँ पर है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, देन
कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आते हैं प्लांट के वैस्कुलर टिश्यू। भाई प्लांट के पास हमारी तरह कोई सर्कुलेटरी सिस्टम तो है नहीं कि भाई हार्ट है, ब्लड है, पूरी बॉडी में पंप कर रहा है, तो चीज़ों का कंडक्शन कैसे होगा? तो कंडक्शन के लिए जो वैस्कुलर टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम के पाइप्स हैं, वो कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सबसे कॉम्प्लेक्स है इनका स्ट्रक्चर, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल में। तो ये मैंने आपको ओवरऑल प्लांट टिश्यूज़ का बता दिया कि भाई पूरे प्लांट में अगर आप देखें तो आपको कौन कौन से टिश्यूज़ मिलेंगे, यानी प्लांट में या तो आपको मेरिस्टम मिलेगा, या पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा मिलेगा, या जाइलम फ्लोएम के पाइप्स मिलेंगे। पूरा प्लांट इन्हीं टिश्यूज से मिलकर बना है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में देखते हैं क्या बताया है इनके बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम बात करें तो ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड, देखो क्लियरली लिखा है, लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन, और ये रीजन्स क्या कहलाते हैं? मैरिस्टम। मैरिस्टम बना है ग्रीक वर्ड से, दैट इज मैरिस्टोस, जिसका मतलब ही होता है डिवाइडेड, ओके। प्लांट्स हैव डिफरेंट, अब मैरिस्टम के भी टाइप्स हैं, अभी हमने पढ़ा अपाइकल, इंटरकैलरी और लैटरल। द मैरिस्टम विच अकर, हाईलाइट कर दो, द मैरिस्टम विच अकर एट टिप ऑफ रूट एंड शूट एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू, जो प्राइमरी टिश्यू बनाएगा। सेकेंडरी टिश्यू किसको कहते हैं? जो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर बनता है। प्राइमरी टिश्यू किसको कहते हैं? जो प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पर बनता है, मतलब जब तक कोई प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ शुरू नहीं कर रहा ना, तो उस प्लांट के सारे पार्ट्स प्राइमरी टिश्यू में ही आते हैं बच्चों। देखो आप ये मत समझना कि मैम कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी, सेकेंडरी टिश्यू को तो ना बिल्कुल अभी अलग कर दो, क्योंकि सेकेंडरी टिश्यू प्लांट कुछ सालों बाद बनाना शुरू करते हैं, जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, अब उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो जो वुडी टिश्यू बनता है ना प्लांट्स में, वो उनका सेकेंडरी टिश्यू है। अदरवाइज जितना भी शुरू में बन रहा है, चाहे वो फ्लावर हो, लीफ हो, रूट हो, कुछ भी हो, सब किस में आता है? प्राइमरी टिश्यू में। चाहे वो जाइलम हो, फ्लोएम हो, पेरेन्काइमा हो, सब किस में आएगा? प्राइमरी टिश्यू में, ठीक है। तो वो टिश्यू जो टिप्स पर है वो क्या कहलाएगा? अपाइकल मैरिस्टम। अगर हम अपाइकल मैरिस्टम को देखें तो आपकी एनसीईआरटी में अपाइकल मैरिस्टम के लिए 2 डायग्राम दिए हैं, इसमें मैं तुमको समझाती हूँ कि अपाइकल मैरिस्टम कैसे काम करता है। एक चीज़ और देखना, ये मैंने थोड़ा सा एडिशनली लिखा है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ना कई जगह काम आता है। अगर हम किसी भी मेरिस्टेमेटिक सेल की बात करें, किसी भी डिवाइडिंग सेल की बात करें, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं देखना। मेरिस्टेमेटिक सेल कहीं पर भी प्लांट के किसी भी पार्ट में अगर डिवाइडिंग सेल है तो वो कैसे होगी? एक तो उसकी सेल, जो सेल वॉल है वो हमेशा थिन होगी। भाई कोई सेल को डिवाइड करना है और थिक सेल वॉल बना दी तो वो डिवाइड कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं मैम एनाटॉमी रटनी पड़ती है। रटना बिल्कुल नहीं है, सब कुछ लॉजिकली समझना है आपको, ठीक है। तो कोई भी डिवाइडिंग सेल है तो उसकी सेल वॉल थिन होगी, सिंपली सेल्यूलोज की बनी हुई होगी, प्लस आपको पता है अगर सेल डिवाइड कर रही है तो G1 G2 फेज में उसने कितना कुछ बनाया होगा, तो उसका साइटोप्लाज्म कैसा होगा? डेंस होगा, बट ऑब्वियस। अच्छा, एस फेज में उसने अपने न्यूक्लियस का कंटेंट डबल कर लिया है, तो न्यूक्लियस कैसा दिखेगा आपको? प्रोमिनेंट दिखेगा, बट ऑब्वियस। एंड क्योंकि ये सेल्स डिवाइडिंग हैं, लगातार डिवाइड किए जा रही हैं, तो थोड़ी भी जगह बचेगी क्या खाली स्पेस के लिए? खाली स्पेस मिला तुरंत वहाँ पर नई सेल आ जाएगी, नई सेल आ जाएगी। तो ICS यानी इंटर सेल्यूलर स्पेस मैरिस्टम में एब्सेंट होता है, नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और वैक्यूल बन सकती है क्या इनमें? सोचो, वैक्यूल तो एक मैच्योर प्लांट सेल में बनेगी जब प्लांट सेल को अपना फंक्शन मिल गया, अब बस वो अपना फूड स्टोर कर रही है और उसने बड़ी सी वैक्यूल बना ली। कभी भी वैसे हम कहते हैं कि वैक्यूल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल, बट डू रिमेंबर मेरिस्टेमेटिक सेल्स में आपको वैक्यूल नहीं मिलती है। बड़ी बड़ी वैक्यूल बना लेंगी वो, तो फिर ऑर्गेनेल्स वगैरह कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे लॉजिकल फीचर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। समझ में आ गई बात? नाउ अब आते हैं हम इस पर अपाइकल मैरिस्टम। ये सब सारे मैरिस्टम्स के फीचर हैं, चाहे वो अपाइकल हो, इंटरकैलरी हो या लैटरल हो, ठीक है। चलो अपाइकल मैरिस्टम को समझना थोड़ा सा कि अपाइकल मैरिस्टम कैसे वर्क करता है। इधर आपको दिखाया है रूट का टिप, यहाँ दिखाया है शूट का टिप। दिस इज रूट अपाइकल मैरिस्टम, दिस इज शूट अपाइकल मैरिस्टम। रूट अपाइकल मैरिस्टम को अगर हम देखें तो मॉर्फोलॉजी में हमने रूट का स्ट्रक्चर पढ़ा था। 3 जोन होते हैं, जोन ऑफ मेरिस्टम, जोन ऑफ इलोंगेशन, देन जोन ऑफ मैचुरेशन, है ना। तो इन्होंने सिर्फ जोन ऑफ मेरिस्टम समझाया है आपको। एंड यू नो कि मेरिस्टम जोन हमेशा रूट कैप से भी कवर होता है ना। तो ये तो क्या हो गई रूट कैप। मान लो ये डायग्राम आ जाए सिंपली इतना सा, इसमें आपको ये चीज़ों की लेबलिंग पूछ लें तो आपको पता होनी चाहिए ना। तो ये तो पूरा जो रीजन आपको दिखाया है, ये पूरा ये जो कवर्ड रीजन है, मैं रेड से शेडेड कर देती हूँ इसको,
ये पूरा हो गया आपका रूट कैप, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा रूट कैप ने इसको सेव कर रखा है, ठीक है। अब बट ऑब्वियस रूट कैप भी एक परमानेंट टिश्यू है, तो ये भी किसी ना किसी डिवाइडिंग सेल से ही बना होगा। तो इस मेरिस्टेमेटिक जोन में यहाँ पर इधर इन्होंने एरो करके लिखा हुआ है इस रीजन को इनिशियल्स ऑफ रूट कैप, यानी यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, अपाइकल मेरिस्टम में भी ना डिफाइंड होता है पहले से कि कौन सा अपाइकल मेरिस्टम क्या बनाएगा, ठीक है। तो अपाइकल मेरिस्टम का वो पार्ट जो रूट कैप बनाएगा उसको कह दिया इनिशियल्स ऑफ रूट कैप, उसको भी अंदर छुपाना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये मेन जिसको इन्होंने लिखा है रूट अपाइकल मेरिस्टम, इस रूट अपाइकल मेरिस्टम में भी क्या होता है, अलग अलग रीजन्स होते हैं। क्या रीजन्स होते हैं देखना, आपको उसके लिए थोड़ा सा पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि किसी भी प्लांट के पार्ट में, जैसे अगर मैं रूट की बात करती हूँ चलो, तो अगर मैं रूट का सेक्शन लूँ ना, तो पता है क्या होगा, रूट के सेक्शन में मुझको ऐसा नहीं है कि पूरा एक जैसा पूरा टिश्यू मिल जाएगा अंदर, कोई मैं डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रही कि कहाँ कौन सी सेल है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप रूट का सेक्शन लोगे तो इस सेक्शन में आपको बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ एक लेयर मिलेगी सेल्स की, जिसको आप कहते हो एपिडर्मिस। क्या कहते हो, ये हो गई इसकी एपिडर्मिस, ठीक है, सिंगल लेयर। ना सिर्फ रूट में, स्टेम में भी ऐसे ही मिलती है, एक लेयर होती है पूरी सेल्स की, दैट इज एपिडर्मिस, ठीक है। रूट के यहाँ थोड़े सेंट्रल पार्ट में आपको मिलते हैं वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स में जाइलम, फ्लोएम के पाइप्स मिलते हैं, पढ़ेंगे हम कैसे होते हैं वो। ये मान लो जाइलम फ्लोएम के पाइप्स बना दिए मैंने, ठीक है, ये जाइलम फ्लोएम के पाइप्स हैं। तो ये जो जाइलम फ्लोएम के पाइप्स हैं, इनको मैं वैस्कुलर टिश्यू कह सकती हूँ क्या, ये वैस्कुलर टिश्यू ही है ना, वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है। और एपिडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यू के अलावा ये जो सेंट्रल पार्ट है और ये जितना भी बाहर खाली जगह है, इस पूरे पार्ट में जितना भी टिश्यू होता है, अभी मैं पूरा डॉटेड कर रही हूँ, सेल्स हैं इनमें सब में, ठीक है, इस पूरे पार्ट में जितना भी टिश्यू है उसमें से सेंटर वाले टिश्यू को कहते हैं पिथ, ठीक है, और यहाँ वाले टिश्यू को कहते हैं कॉर्टेक्स, पढ़ेंगे हम। तो ये जितना भी मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, ये सब कहलाता है ग्राउंड टिश्यू। क्या कहलाता है, ग्राउंड टिश्यू। तो प्लांट के किसी भी पार्ट में मेनली 3 टिश्यूज होते हैं, कौन से, एक होता है एपिडर्मल टिश्यू, एक होता है वैस्कुलर टिश्यू, और उसके अलावा जो जगह बची उसमें होता है ग्राउंड टिश्यू, ठीक है ना। तो होता क्या है, इन 3 तरह के टिश्यूज को बनाने के लिए अपाइकल मेरिस्टम में पर्टिकुलर रीजन्स होते हैं। क्या क्या रीजन्स होते हैं देखना, तुम्हारी एनसीईआरटी में ना बस एक लाइन लिख के छोड़ दिए, देखो यहाँ पर एनसीईआरटी में जब आप ये पूरा जो पढ़ रहे हो पैराग्राफ, उसके लास्ट में जाओगे ना, तो यहाँ पर देखो एक लाइन लिखी हुई है, इसको हम अभी हाईलाइट कर देते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द अपाइकल मेरिस्टम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वैस्कुलर टिश्यू। लिखा है ना कि जब प्राइमरी प्लांट बॉडी बन रही होती है तो अपाइकल मेरिस्टम के स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं, उनमें से एक रीजन बनाता है डर्मल टिश्यू को यानी एपिडर्मिस को, एक रीजन बनाता है पूरे ग्राउंड टिश्यू को, और एक रीजन बनाता है वैस्कुलर टिश्यू को। मैं तुम्हें इनके नाम बता देती हूँ, नीट में आए हुए हैं इनके नाम। क्या क्या नाम है, जो डर्मल टिश्यू को बनाएगा वो कहलाएगा प्रोटोडर्म। देखो ये तो परमानेंट टिश्यू है तीनों, ये बने हैं मेरिस्टम से, तो जो मेरिस्टम इनको बना रहा है ना, अपाइकल मेरिस्टम इनको बना रहा है, उस अपाइकल मेरिस्टम के नाम बता रही हूँ मैं तुम्हें। तो अपाइकल मेरिस्टम में जो मेरिस्टम डर्मल टिश्यू को बनाएगा उसका नाम है प्रोटोडर्म, जो मेरिस्टम ग्राउंड टिश्यू को बनाएगा उसको कहते हैं ग्राउंड मेरिस्टम। क्या कहते हैं उसको, ग्राउंड मेरिस्टम, ठीक है। और जो मेरिस्टम टिश्यू वैस्कुलर टिश्यू को बनाएगा, ध्यान रखना उसका नाम है, उसका नाम थोड़ा सा अलग है, आप कंफ्यूज ना होना एग्जाम में, दैट इज प्रोकैम्बियम। क्या है उसका नाम, प्रोकैम्बियम, ठीक है। तो 3 टिश्यूज, ये कौन है, ये तीनों मेरिस्टम हैं जिनमें डिफाइंड है कि कौन क्या बनाने वाला है। जैसे प्रोटोडर्म बनाएगी डर्मल टिश्यू को, ग्राउंड मेरिस्टम बनाएगा ग्राउंड टिश्यू को, और प्रोकैम्बियम, ये नाम में हम उलझ जाते हैं क्योंकि कैम्बियम तो हमने सेकेंडरी मेरिस्टम का नाम पढ़ा है। इसको क्यों प्रोकैम्बियम कहते हैं पता है, क्योंकि कैम्बियम की लेयर भी इसी से बनी है, ठीक है। तो ओवरऑल इसका नाम ही रख दिया प्रोकैम्बियम। तो प्रोकैम्बियम से बनेगा वैस्कुलर टिश्यू। तो देखो एनसीईआरटी ने क्या किया, इस डायग्राम में आपको थोड़ा उलझा दिया है। कैसे, यहाँ पर इस डायग्राम में जो अपाइकल मेरिस्टम है उसमें आपको ये लेयर दिख रही है, सबसे बाहर वाली लेयर, रूट कैप मत देखना, वो हमने शेडेड कर दिया, मैं इसको ग्रीन कलर से शेडेड कर देती हूँ।
ये वाली जो लेयर है दिस वन, इस लेयर को इन्होंने लिखा है प्रोटोडर्म। तो आप समझ गए प्रोटोडर्म क्या करेगी, जैसे जैसे सेल्स ऐड करती जाएगी तो प्रोटोडर्म डिफरेंशिएट होती जाएंगी और क्या बना देगी, डर्मल टिश्यू बना देगी, ठीक है, यानी एपिडर्मिस बना देगी। देन इस रीजन को, ये जो अंदर वाला रीजन है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस वन है ना, इसको हम कोई और कलर से कर देते हैं, ये वाला जो रीजन है मेरिस्टम का, वो उसको लिखा है दीज आर द इनिशियल्स ऑफ सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स। सेंट्रल सिलेंडर का मतलब एक तरह से आप यूँ समझ लो, अभी आपके लेवल पर ये वाला पूरा पार्ट, इस पूरे पार्ट को सेंट्रल सिलेंडर समझ लो, ठीक है, और ये कॉर्टेक्स हो गया, ओके। तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि दिस इज द इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स, यानी इस रीजन में इन्होंने किसकी बात कर दी है, इसमें ग्राउंड मेरिस्टम भी आ गया है एंड इसमें प्रोकैम्बियम भी आ गया है। थोड़ी इनडायरेक्ट टर्म्स लिख दी हैं, नीट में ये डायरेक्ट टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टम और प्रोकैम्बियम तो क्या हो गया, अपाइकल मेरिस्टम का हो गया मेन रीजन, और जैसे जैसे ये डिफरेंशिएट होते जाएंगे तो इनसे ऊपर की तरफ नया टिश्यू बनता जाएगा। क्या क्या बनेगा बताओ, प्रोटोडर्म से बनेगी एपिडर्मिस, ठीक है, यानी यहाँ पर इसको मैं थोड़ा प्रोटोडर्म की जगह एपिडर्मिस भी लिख सकती हूँ, ठीक है, जैसे जैसे डिफरेंशिएट होती जाएगी तो एपिडर्मिस बन जाएगा। फिर ये देखो कॉर्टेक्स बन जाएगा, ये रहा पूरा, इसको कॉर्टेक्स बताया है, और सेंटर वाले को लिखा है सेंट्रल सिलेंडर, बन गई ना 3 लेयर्स। इसको हम कर देते हैं एपिडर्मिस, ये वाला पार्ट हो गया एपिडर्मिस। देन एपिडर्मिस के बाद ये ले लेते हैं, ये हो गया पूरा कॉर्टेक्स, ये क्या हो गया पूरा कॉर्टेक्स, और ये जो सेंट्रल पार्ट है ये हो गया पूरा का पूरा सेंट्रल सिलेंडर। आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम है बट आप सिंप्लीफाई करके पढ़ोगे शुरू से तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये रूट अपाइकल मेरिस्टम समझा दिया। अब शूट अपाइकल मेरिस्टम देखना जरा, इसमें क्या बताया है। शूट अपाइकल मेरिस्टम में आपको एक शूट का रीजन दिखाया जिससे ब्रांचेस भी निकली हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि शूट जब ग्रोथ करता है तो उसके एपेक्स पर तो मेरिस्टम होता ही है, बट आप सोचो अगर सारा मेरिस्टम एपेक्स पे शिफ्ट हो जाता तो क्या शूट से कोई ब्रांच निकल पाती, जब डिवाइडिंग सेल ही नहीं होती तो ब्रांच कैसे निकलती। तो हमेशा जैसे जैसे शूट बढ़ता जाता है वो अपनी कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स को छोड़ता जाता है पीछे, थोड़ी बहुत सेल्स को पीछे की तरफ छोड़ देता है। इन्हीं रिमेनिंग सेल्स को आप कहते हैं एक्सिलरी बड। मॉर्फोलॉजी में कितनी जगह पढ़ा था हमने कि लीफ के एक्सिल पर हमेशा एक्सिलरी बड होती है, तो एक्सिलरी बड भी एक तरह से क्या है, मेरिस्टम ही है। डू रिमेंबर, एक्सिलरी बड क्या है, मेरिस्टम है। दीज आर द लेफ्ट ओवर सेल्स बाय अपाइकल मेरिस्टम, ठीक है। अपाइकल मेरिस्टम की अगर हम बात करें तो देखो इसको लिखा है इन्होंने शूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक जोन, ठीक है, मतलब ये शूट एपेक्स हो गया, ये इसका मेरिस्टेमेटिक जोन हो गया। इसी से लीफ प्राइमोर्डियम निकले हैं जो कि आगे जाकर लीफ बनाएंगे, और एक्सिलरी बड से नई ब्रांचेस निकलती रहेंगी। अब इन्होंने यहाँ पर आपको फिर से सारे टिश्यूज को डिफरेंशिएट करके नहीं दिखाया, बस इन्होंने बता दिया कि धीरे धीरे इस टिश्यू से नई सेल्स ऐड होती जाएंगी और सेम रूट की तरह ही बनेगा। यहाँ पर भी एपिडर्मिस बनेगी बाहर की तरफ, अंदर की तरफ वैस्कुलर टिश्यू, पूरा वैस्कुलर सिलेंडर वगैरह, पिथ वगैरह सब बनेगा, और जो जगह बच रही है यहाँ पर बनेगा कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये स्टेम में भी सेम ऐसा ही टिश्यू सिस्टम देखने को मिलता है आपको, डर्मल टिश्यू, अंदर की तरफ वैस्कुलर टिश्यू, और बाकी जो बचा दैट इज ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। क्लियर है बात, अच्छे से समझ में आ गई। नाउ अब हम बात कर लेते हैं किसकी, तो ये आपको मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का जो अपाइकल मेरिस्टम है उसका ऑर्गेनाइजेशन समझाया कि वो कैसे होता है। देखो ये चीज़ इसमें भी कितना, हाँ ये डायग्राम मैंने इसलिए लिया था, ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है कितना अच्छे से बताई है यहाँ पे कलर्ड तरीके से। देखो ये अगर मान लो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं तो जो पिंक कलर की लेयर है वो हो गई प्रोटोडर्म, जिससे बाद में ये एपिडर्मिस बन जाएगी। ये जो पूरा येलो रीजन है ये हो गया ग्राउंड मेरिस्टम, जिससे आगे जाकर पिथ और कॉर्टेक्स बन जाएगा, ठीक है। कॉर्टेक्स मान लो अभी के लेवल पे तुम, कॉर्टेक्स बन जाएगा। और ये जो है प्रोकैम्बियम, जो ऑरेंज कलर के पैचेस हैं, इस प्रोकैम्बियम से क्या बनेगा, इस प्रोकैम्बियम से पूरा देखो क्या क्या बनेगा, जाइलम, फ्लोएम और बीच में कैम्बियम की लेयर। यहाँ पे अलग से दिखाया इन्होंने, जाइलम, फ्लोएम और बीच में कैम्बियम की लेयर। ये हम आगे समझेंगे कि जाइलम अंदर क्यों है, फ्लोएम बाहर क्यों है, ये सब आगे की बात है, ठीक है। चलिए क्लियर हुई चीज़ें। अब इसको फटाफट और देख लेते हैं क्या लिखा है आगे। रूट अपाइकल मेरिस्टम, अब इन्होंने ना थोड़ा सा दोनों मेरिस्टम्स के बारे में बताया है। ये जो अपाइकल मेरिस्टम है, रूट और शूट दोनों के बारे में बताया है। रूट अपाइकल मेरिस्टम ऑक्यूपाइज द टिप ऑफ अ रूट, सिंपल सी बात है, while the shoot apical meristem occupies
द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस, जो भी स्टेम एक्सिस का सबसे दूर वाला रीजन है वहाँ पर होगा। और ध्यान रखना ना सिर्फ वहाँ पे होगा बल्कि हर ब्रांच के एंड पर भी होगा। ओके, नाउ अब फिर नोड्स वगैरह कहाँ से बनी, तो उसके लिए समझाया है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड elongation ऑफ स्टेम some cells left behind, हाईलाइट करो इस पॉइंट को, some cells left behind from shoot apical meristem constitute the axillary bud। कहाँ होती हैं ये axillary buds? Such buds are present in the axil of leaves। और इनका काम क्या है, हम मॉर्फो में भी पढ़ चुके हैं, दे आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच और अ फ्लावर। या तो उस एक्सिलरी बर्ड से एक नई ब्रांच बन जाती है या कई बार उससे फ्लावर भी बन जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गई बात किसकी, अपाइकल मेरिस्टम की। अब इन्होंने बताया है आपको इंटरकैलरी मेरिस्टम के बारे में। द मेरिस्टम विच अकर बिटवीन मेच्योर टिश्यूज, समझ रहे हैं, नोड्स पर, यानी बिटवीन मेच्योर टिश्यू मतलब इंटर नोड के बीच में जो टिश्यू होता है, बिटवीन मेच्योर टिश्यू जो टिश्यू होता है उसको हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। और इस पे नीट में क्वेश्चन आया था रिसेंटली, आपसे पूछा था कि अगर हर्बीवोर्स, ग्रेजिंग कैटल्स ग्रासेस के टिप्स को खा जाते हैं तो फिर वो वापस कैसे ग्रो करती हैं। भाई हम कह रहे हैं कि टिप्स पर अपाइकल मेरिस्टम है, हर्बीवोर्स ने खा लिए वो, तो वो ग्रोथ कैसे कर रही हैं, ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो आपको ऑप्शंस में इंटरकैलरी मेरिस्टम टिक करना था। क्या लिखा है देखो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम? दे अकर इन ग्रासेस, नॉट ओनली ग्रासेस, सभी में होते हैं, एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। छोटी सी लाइन है, उस पर क्वेश्चन बन गया। ठीक है, बोथ, अब यहाँ पे कलेक्टिवली लिखा है दोनों के लिए, क्या लिखा है, दोनों को देखें हम, किसको, बोथ अपाइकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम, तो कलेक्टिवली इनको कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टम्स, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया दे अपीयर अर्ली इन लाइफ, शुरू शुरू में ही बन गए थे प्लांट में, एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। पूरा प्लांट प्राइमरी प्लांट ही है जब तक वो सेकेंडरी ग्रोथ शुरू नहीं करता, चाहे वो प्लांट का फ्लावर हो, लीफ हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ों को किसने बनाया है, इन्हीं दोनों मेरिस्टम्स ने मिलकर बनाया है। सेकेंडरी मेरिस्टम का तो कोई रोल ही नहीं है अभी। ठीक है, अब सेकेंडरी मेरिस्टम क्या करेगा भाई, द मेरिस्टम दैट अकर इन द मेच्योर रीजन्स ऑफ रूट एंड शूट। कभी भी ध्यान रखना, सेकेंडरी मेरिस्टम का लीफ में कुछ काम है क्या? लीफ में कभी देखा है आपने वुडी ग्रोथ करती हो, सेकेंडरी ग्रोथ करती हो? कभी नहीं करती। तो सेकेंडरी मेरिस्टम लीफ में तो कभी भी नहीं होगा, या तो रूट में होगा या शूट में होगा। द मेच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट ऑफ मेनी प्लांट्स, ऑल प्लांट्स नहीं लिखा, यहाँ पर लिख दो मेनी प्लांट से मतलब है इनका डाइकॉट से। पर्टिकुलरली दोज, कौन से प्लांट, विच प्रोड्यूस, शुरू में कहा था मैंने आपको, वुडी एक्सेस, जो वुडी एक्सेस बनाते हैं, जैसे नीम, बरगद, पीपल, जो आपके चारों तरफ बड़े बड़े ट्रीज हैं। एंड इस टिश्यू की एक और खासियत है कि ये बिल्कुल शुरू शुरू में नहीं बन जाता, इट अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टम। जब प्राइमरी मेरिस्टम बनता है, प्राइमरी टिश्यू बनाता है, उसके कुछ समय बाद ये टिश्यू बनता है। क्या कहते हैं इस टिश्यू को, सेकेंडरी और लैटरल मेरिस्टम। ठीक है, या इसका एक और नाम है, क्योंकि लैटरल मेरिस्टम के कोई सब टाइप्स तो है नहीं, तो जितना भी लैटरल मेरिस्टम है उसको कैम्बियम कहा जाता है, कॉमन टर्म है इसके लिए। अब कैम्बियम ना अलग अलग जगह बनता है, तो फिर कैम्बियम के पोजीशन के बेस पर उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जो कि आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएंगे जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे। आगे क्या लिखा है, एक और इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, ये भी नीट में पूछा गया था कि जो कैम्बियम है इट इज़ अ सिलेंड्रिकल मेरिस्टम। इसका क्या मतलब है भाई, सिलेंड्रिकल कैसे हुआ? ये देखो, मैंने तुमको अभी डायग्राम दिखाया था एक, ये रहा। अगर हम कह रहे हैं कि लैटरल मेरिस्टम प्लांट में अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ अगर पूरे में आप ऊपर से लेकर नीचे तक देखोगे तो इसकी एक सिलेंड्रिकल लेयर है। ठीक है, वो भी कहाँ होती है अगर मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं तो जैसे मैंने अभी ये डायग्राम बनाया था ना जाइलम फ्लोएम का, तो अगर हम स्टेम का सेक्शन लेंगे ना तो आपको कैम्बियम कहाँ मिलेगा, देखना आपको कैम्बियम मिलेगा ये तो खैर मैंने रूट का बनाया, इसमें नहीं समझ आएगा तुमको, अभी स्टेम का बनाते हैं। देखो ये रहा, इससे समझ लो तुम अभी कि ये जो जाइलम फ्लोएम है, एक ही एक्सिस पे जाइलम फ्लोएम दोनों है, उनके बीच से एक लेयर जा रही है ऑरेंज कलर की सी, ये लेयर है कैम्बियम की। ठीक है, क्लियर? बल्कि लेयर क्या, तुम तो यूँ समझो कि बस जाइलम फ्लोएम के बीच बीच में, यहाँ इधर नहीं है, इधर इधर ये जो टिश्यू है सिंगल लेयर है, दैट इज ऑफ द कैम्बियम। तो अगर पूरे प्लांट में इसको देखोगे तो ये सिलेंड्रिकली अरेंज्ड मिलेगी। क्लियर? तो दिस इज सिलेंड्रिकल मेरिस्टम। अभी इस कैम्बियम में 3 नाम दे रखे हैं, देखो इन्होंने कौन कौन से, अभी सिर्फ उनको हाईलाइट करके छोड़ दो। एक होता है फैसिक्युलर वैस्कुलर कैम्बियम,
दूसरा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और तीसरा है कॉर्क कैम्बियम। अभी हम इसकी डिटेल में बिल्कुल नहीं जाएंगे वरना पूरा सेकेंडरी ग्रोथ अभी पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तुमको कि ये क्या होते हैं। तो ये तीनों को मिलाकर आप कहते हैं कैम्बियम, ठीक है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैम्बियम? सीधी सी बात है, इट प्रोड्यूस सेकेंडरी टिश्यू एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। जब प्लांट बहुत साल हो जाते हैं प्लांट को और उसको वुडी ग्रोथ करनी होती है, अपनी मोटाई बढ़ानी होती है, स्टेम को मोटा करना होता है, तब जाके ये टिश्यू एक्टिव होता है, उससे पहले नहीं होता, ठीक है। नाउ फॉलोइंग डिवीजन ऑफ सेल्स इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टम, जस्ट चाहे प्राइमरी मेरिस्टम डिवाइड कर रहा है चाहे बाद में सेकेंडरी कर रहा है, जो नई सेल्स बन रही हैं उनको कुछ जिम्मेदारी तो देगा ना प्लांट की भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब तुम इस काम को ले लो। तो जैसे जैसे सेल्स को उनकी जिम्मेदारियां मिलती जाती हैं, द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड, ठीक है, एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। अब वो डिवाइड नहीं करेंगी, अब वो अपना अपना काम करेंगी, ठीक है। तब आप ऐसी सेल्स को कहते हैं परमानेंट सेल्स या परमानेंट टिश्यू। सिंपली मैच्योर सेल्स बोल सकते हो, डिफरेंशिएटेड सेल्स बोल सकते हो, ठीक है। एंड इट कॉन्स्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पर परमानेंट टिश्यू की बात अभी नहीं की है, सिर्फ बताया है कि एक तरह से जो परमानेंट टिश्यू है वो भी मेरिस्टम से ही बनता है। और लास्ट में ये वही लाइन है जो हमने शुरू में पढ़ी थी। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। समझ में आ गया आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? तो प्लांट टिश्यूज में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमने पढ़ लिया है। इन द नेक्स्ट सेशन विल कवर द परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में मैंने आपको बताया सिंपल और कॉम्प्लेक्स, तो पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम एंड फ्लोएम, इन पांचों टिश्यूज को कवर करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय।